वहाँ से चैनल आ रहा है, वहाँ से चैनल यहाँ का अच्छा है। काइंड अटेंशन एवरीवन। आचार्य आर्यभट्ट स्मृति संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के दूसरे दिन एवं अंतिम चरण में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं माननीय अधिनिर्णायक मंडली से आग्रह करता हूं कि क्या आज की कार्रवाई शुरू करने की हमें अनुमति है? बिल्कुल। तो इसी के साथ कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले सदन पटल पर प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना चाहूंगा। हेलो, आशा करता हूँ मैं श्रव्य हूँ। मैं बिना माइक के बोलूँ तो चलेगा? अच्छा ठीक है, आपको जैसे सही लगे बोलिए, बट उसी को मैं पिक करने कीजिए। ठीक है। एक बात आपका शुभ नाम? अच्छा, मेरा शुभ नाम अभिषेक है और मेरे साथी का जो प्रधानमंत्री उनका नाम गौतम। आपके दल का कौन सा? नकुल। प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है कि अपने टैब्स बता दीजिए, कितने समय पर आपको टैब्स 8 मिनट स्पीकिंग है ना, तो एक बार मुझे 4 पे दे दीजिएगा, एक 6 और एक की तरफ से हम अपनी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का यूज करेंगे फर्स्ट स्पीच के बारे में। हाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रिविलेज नहीं चाहिए। वैसे भी बात बताना, हम भी यही करते थे, कर तो रहे हैं। ठीक है। ठीक है, 3 2 1 पे मैं शुरू करूंगा, तब आप मेरा समय शुरू कर दीजिएगा। 3 2 1। सदन की गरिमा को सादर प्रणाम। बुद्धिजीवियों का सदन का मत है कि मनुष्य इस मामले में बेगारी या का अभ्यास कर रहे हैं कि पुरजोर पक्ष में। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग यहाँ पे वाद विवाद कर क्यों रहे हैं, मैं और मेरे प्रतिपक्षी साथी। तो हम इसलिए कर रहे हैं, हाउस का गोल ये है कि हम सभी के लेबर एवं सभी की भावनाओं का सम्मान करेंगे। हाउस का गोल यही है कि हम सभी के लेबर एवं सभी की भावनाओं का सम्मान करेंगे। अब अध्यक्ष महोदय समझते हैं कि मनुष्य दर्शक कैसे बनता है। सबसे पहले समझते हैं कि मनुष्य फॉर्म कैसे होता है। तो मनुष्य फॉर्म होता है अपनी भावनाओं से, यानी कोई मनुष्य है तो वो किस तरह से बनेगा, जब तक उसके अंदर भावनाएं नहीं आएंगी और चेतना नहीं आएगी। चेतना से क्या समझ रहे हैं हम? चेतना से समझ रहे हैं सोचने की क्षमता। यानी जब तक मैं आगे अपनी डिबेट में बताऊंगा कि सोचने की क्षमता का क्या कैरेक्टराइजेशन है और भावनाओं का क्या कैरेक्टराइजेशन है। तो ये तो मनुष्य हो गए। अब अध्यक्ष महोदय समझते हैं कि हम बेगारी और दासत्व से इस हाउस में क्या समझते हैं। तो बेगारी और दासत्व वह है जब कोई भी वस्तु जिसके अंदर भावनाएं एवं बौद्धिक क्षमता है को किसी भी प्रकार का, जैसा कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, किसी भी प्रकार का इंसेंटिव न दिया जाए और उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करने के पश्चात उससे कार्य कराया जाए। यानी पहली चीज कि इंसेंटिव कोई नहीं है उसके पास, दूसरी चीज यह है कि उसके ऊपर आपका कंट्रोल है, उसका क्रय विक्रय हो रहा है। ठीक है, तो ये बेगारी की बात हो गई। अब अध्यक्ष महोदय समझते हैं कि जैसा मैंने शुरू में बताया था कि जब हम सोचने की क्षमता की बात कर रहे हैं तो सोचने की क्षमता से दरअसल क्या हो रहा है। तो आप समझिए कि मनुष्य सोचता क्या है और क्यों सोचता है। तो आप समझिए अध्यक्ष महोदय कि मनुष्य तर्क का इस्तेमाल करता है। जैसा हम सभी यहाँ पे बुद्धिजीवी हैं, हम तर्कों का इस्तेमाल करते हैं और हम तर्कों का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? अपनी बेहतरी के लिए। यानी हमारी जो कम्युनिटी है, मनुष्य कम्युनिटी है, उसकी बेहतरी के लिए हम तर्कों का इस्तेमाल करते हैं। और जब तर्क की क्षमता हमारे अंदर आती है तो हम सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएशन करना सीख जाते हैं। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि सामने वाली जो पार्टी है, वो कोई मनुष्य, कोई रोबोट हो या कुछ भी हो, वो हमारे साथ जो कर रहा है वो सही है या गलत है, ये हम समझ सकते हैं। ये इस चीज की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है तर्क करने की क्षमता के साथ। अब अध्यक्ष महोदय समझते हैं कि जो भावनाएं हैं वो भावनाएं दरअसल करती क्या है। ठीक है, और भावनाएं कौन कौन सी भावनाएं होती है।
तो भावनाएं जो सामान्यतः मनुष्य के अंदर पाई जाती है, जैसे कि प्रेम की भावना, करुणा की भावना, सद्भाव की भावना, एक दूसरे के लिए वेलफेयर की भावना, ये सारी भावनाएं जो है कि वो भावनाओं के अंदर आती है। भावनाओं से क्या होता है, अब आप ये समझिए, भावनाओं से ये होता है, जैसे सद्भाव का भाव है तो उससे होता ये है कि हम क्या करते हैं, सद्भाव की भावना से प्रेरित होकर, यानी मोटिवेशन का जो सोर्स है वो भावनाएं हैं, उस भावनाओं से प्रेरित होकर हम क्या करते हैं, हम करते ये है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए, मनुष्य कम्युनिटी के लिए बेहतरी के बारे में सोचते हैं। यानी जब ये सोचने की क्षमता और भावनाएं दोनों मिलती है ना, तो इनके मिलने से क्या होता है कि हम प्रोडक्शन की ओर जाते हैं। अब अध्यक्ष महोदय यहाँ पे आते हैं कि हम जिस रोबोट की बात कर रहे हैं उस रोबोट की क्या क्वालिटीज है और उस रोबोट के अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं। तो समझिए कि ये जो सारी क्षमताएं एवं भावनाएं हमने बताई ना, वो सारी क्षमताएं एवं भावनाएं उस रोबोट के अंदर मौजूद है। यानी कि वो ये सोच सकता है कि उसके साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, और वो उसी बेसिस पर सोच सकता है जिस बेसिस पर मनुष्य सोचता है। यानी अगर मनुष्य सोचता है कि किसी भी मनुष्य का क्रय और विक्रय करना गलत है, तो रोबोट भी यही सोचेगा। यानी सोचने की क्षमता जो है दोनों की बराबर होगी। अब अध्यक्ष महोदय एक बार चीज समझते हैं कि भावनाओं की बात करते हैं, तो भावना और इंसेंटिव की बात करते हैं कि इंसेंटिव से क्या समझ रहे हैं हम। तो इंसेंटिव से ये समझ रहे हैं, जब मैंने अपने दासत्व की डेफिनेशन में ये कहा था कि इंसेंटिव किसी भी प्रकार का, तो इंसेंटिव से यही समझ है कि ना कोई आर्थिक लाभ दिया जा रहा है, ना कोई इमोशनल लाभ दिया जा रहा है। यानी कि मुझे यह भी नहीं कहा जा रहा है कि मैं बेहतर कार्य कर रहा हूं या कैसा कार्य कर रहा हूं, ये सारी चीजें दासत्व के अंदर आती है। यानी कि मेरी जो भावनाएं हैं ना, उनका सम्मान किया जा रहा है, ना ही हमारा जो लेबर है उसका कोई इंसेंटिव दिया जा रहा है। और हमारा गोल ही क्या है हाउस का, हमारे हाउस का गोल यही है कि हम इस लेबर को और इस जो भावनाएं हैं, जो करने की जो क्षमता है, हम उनको सम्मान देंगे। तो इसके सिनेरियो में तो ये हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय मेरा ये पहला तर्क ये है कि इसलिए जो मनुष्य है इस मामले में बेगारी का अभ्यास कर रहे हैं। अब अध्यक्ष महोदय इसके साथ इसके रिपरकशन समझ लेते हैं कि इससे होगा क्या। अब क्या है, मनुष्य ने क्या किया, बेगारी खत्म करने के लिए क्या किया, रिवॉल्यूशन किया। ठीक है, मनुष्य क्या करता है, रिवॉल्यूशन करता है, वो विरोध करता है चीजों की। अब आप समझिए जो रोबोट है ना, उसके अंदर भी समान बौद्धिक क्षमताएं हैं और वो भी उसी भावनाओं से प्रेरित हो रहा है। तो इससे क्या होगा, सोसाइटी में एक एनार्की की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। वो ऐसे क्रिएट हो रही है क्योंकि दोनों समान सोच सकते हैं। अब जिस प्रकार से मनुष्य ने अपनी सोच को इवॉल्व करते हुए ये समझा कि भाई बेगारी जो है वो गलत चीज है, क्योंकि वर्तमान पैराडाइम में बुद्धिजीवियों के सदन में हम ये मानते हैं कि बेगारी गलत है, तो उसी तरह से समान तर्क को इस्तेमाल करते हुए, समान भावनाओं को इस्तेमाल करते हुए जो रोबोट है वो भी इस चीज को समझेगा कि ये कहीं ना कहीं गलत है। और जब वो समझेगा तो उससे होगा क्या कि समाज के अंदर उसकी जो कम्युनिटी है, रोबोट की जो कम्युनिटी है, वो क्या करेगी, वो रिवॉल्यूशन की ओर जाएगी। और जिससे क्या होगा कि दो सोसाइटीज जो बन चुकी है आज 2049 में, कि एक तो मनुष्य की सोसाइटी है, एक सोसाइटी है रोबोट की, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन क्रिएट होगा, उससे जो पूरा एनार्की है वो क्रिएट होगा। अब अध्यक्ष महोदय एक और चीज हो रहा है, उससे हो क्या रहा है, हम जो मनुष्य है हम प्रोडक्शन करते क्यों हैं। अब इस पे समझते हैं कि हम प्रोड्यूस क्यों करते हैं चीजों को। हम प्रोड्यूस इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर भावनाएं हैं। हम भावनाओं से प्रेरित होकर तथा अपनी तर्क की शक्ति को लगाकर हम प्रोड्यूस करते हैं कि ये चीज सही है, ये गलत है। अब जब समान चीज उस रोबोट के अंदर भी आ रही है, समान भावनाएं एवं समान तर्क की शक्ति आ रही है, तो वो भी प्रोडक्शन के लिए एक इंसेंटिव मांगेगा। क्योंकि बिना इंसेंटिव, और हम प्रोड्यूस इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई इंसेंटिव होता है, हमारे पास कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन का इंसेंटिव होता है। जब हम कोई आविष्कार करते हैं तो हमारे पास एप्रिसिएशन का इंसेंटिव होता है। जब हम कोई चीज बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास लेबर का इंसेंटिव होता है कि इकोनॉमिक रूप से हमें कोई ना कोई फायदा मिलेगा। तो जब ये चीजें नहीं मिल रही है तो जो प्रोडक्शन का रेट है ना, वो ऑब्वियसली, क्योंकि उस रोबोट के अंदर भी तर्क की क्षमता है, उस रोबोट के अंदर भी भावनाएं हैं, उसे किसी भी प्रकार का इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, तो वहां पे भी जो समाज है उसके लिए ये वो होगा क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हुआ। एक और चीज होगी कि ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसिव में जो समाज है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इससे होगा क्या कि अब आप समझिए, क्योंकि हम जो मनुष्य है, ये हाउस, हम जो बुद्धिजीवी, हम ये मानते हैं कि किसी भी प्रकार की बेगारी जो है वो गलत है। तो आप समझिए कि जब हमारे जैसी समान क्षमता उस रोबोट के अंदर है, तो उसके अंदर भी क्या फीलिंग आएगी कि कोई एक ऐसी सोसाइटी है जो हमारा ऑपरेशन कर रही है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेट और ऑपरेसिव वाली फीलिंग है, ये उसके अंदर भी आएगी। और जब ये फीलिंग आएगी तो फिर से वही फ्रिक्शन वाला कार्य होगा। तो यहाँ पे जो हमारा मतलब जो हम जिस लिए विकसित किया था हमने उस रोबोट को कि हम बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी वगैरह के लिए, वो तो वहां पे होगा ही नहीं। अब अध्यक्ष महोदय ये तो पूरे कैरेक्टराइजेशन हो गए। अब समझते हैं एक बार फिर कि ये किस प्रकार से बेगारी और दासत्व का भाग है। क्योंकि जैसा हमने शुरू में ही बताया
कि किसी भी वस्तु जिसके अंदर भावनाएं हैं और बौद्धिक क्षमता, और किस प्रकार की बौद्धिक क्षमता और भावनाएं वो समझ लेते हैं एक बार पुनः। वो बौद्धिक क्षमताएं जो है वो मनुष्यों के प्रकार की है, यानी जो मनुष्य जो लगातार इवॉल्व करता है अपनी सोच को, सेम वही बौद्धिक क्षमताएं उस रोबोट के अंदर भी है। और जब सेम उसी प्रकार की बौद्धिक क्षमताएं हैं और वो भावनाएं हैं, तो वो चीजों के अंदर डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकता है। वो ये समझ सकता है कि उसके लिए सही है क्या है, गलत क्या है। और जब इस प्रकार की समझ को डेवलप कर रहा है तो बेगारी की जो हमारी डेफिनेशन है वो तो स्टैब्लिश हो रही है। और जब ये चीज स्टैब्लिश हो रही है तो यहाँ भी बुद्धिजीवियों के इस हाउस में ये चीज स्टैब्लिश हो रही है कि कहीं ना कहीं जो ये जो केस है जिसके अंदर की रोबोट को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, उसके अंदर मनुष्य क्या कर रहा है, वो बेगारी को स्टैब्लिश कर रहा है। ठीक है अध्यक्ष महोदय, अब आगे बढ़ते हैं और अब एक आखिरी चीज, एक आखिरी बिंदु की तरफ आपको लेके जाऊंगा कि हम जो गोल सेट करके गए हैं कि किस प्रकार से कि सभी के लेबर को और सभी के कि किस प्रकार से सभी के लेबर को और किस प्रकार से सभी की भावनाओं को सम्मान करने का वो जो कॉन्सेप्ट है वो बेगारी के इस पूरे डेफिनेशन के अंदर इंसेंटिव तो हम दे ही नहीं रहे हैं, तो वो तो स्टैब्लिश ही नहीं हो रहा है। तो हमारे जो हाउस का गोल है वो हमारे जो हाउस का गोल है वो भी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सदन में 1 मिनट का सामान्य समय। एक मिनट का सामान्य समय यहीं समाप्त होता है। आगे बढ़ते हुए अब मैं नेता विपक्ष को सदन पटल पर आमंत्रित करना चाहूंगा। नेता विपक्ष, नेता विपक्ष, नेता विपक्ष कृपया विलंब न करें। महोदय आपसे अनुरोध है कि आप अपने टैब पर आ जाइए। वैसे हम माइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। माइक ऑन माइक की आवश्यकता ऑन कर दीजिए, माइक को ऑन करके थोड़ा सा ऐसे करके ठीक रहेगा। माइक में नहीं बोलोगे तो चलेगा। मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है? आप अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। नेता विपक्ष के रूप में भुवन कृष्णा, उपनेता विपक्ष के रूप में अभिषेक। महोदय समय हमारा कुल कितना? 8 मिनट। 8 मिनट का। 6 मिनट पे एक टैप चाहिए, 7 मिनट पे एक टैप और 8 पे प्रश्न। तीन, 2, 1। सभा की गरिमा को नमन करते हुए प्रस्तुत संदर्भ के आधार पर प्रस्तुत विषय कि बुद्धिजीवियों के सदन का मत है कि मनुष्य इस मामले में बेगारी दासत्व का अभ्यास कर रहा है कि जो विपक्ष में। महोदय सर्वप्रथम हम आगे देखते हैं कि जो हमारा विपक्ष आता है इस विषय को बहुत संकीर्ण और संकुचित तरीके से आपके समक्ष रखता है, जिसे हम बृहद परिप्रेक्ष्य में दिखाना चाहेंगे।
सर्वप्रथम हम बुद्धिजीवी होने के नाते वे लोग हैं जो तर्कों के आधार पर इंसान और रोबोट को देखते हैं कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, आज इंसान और रोबोट समाज में एक इक्वल पार्टनरशिप और एक ही समाज का अंग है, दो कोई विभिन्न समाज नहीं है। उसके साथ साथ ना इसको मानते हुए इस प्रस्तुत विषय की विवेचना करेंगे। अब महोदय हमें समझना होगा कि हम एक सोसाइटी में साथ में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी रोबोट और मनुष्य के बीच में एक डिस्टिंक्शन है जिसे बुद्धिजीवियों के सदन में हम समझते हैं। मनुष्य कौन होता है? मनुष्य एक प्रकृति से उत्पन्न नैसर्गिक जीव है जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है एवं उसका मृत्यु होने की उसकी एक संभावना रहती है, और क्योंकि वो प्रजनन से उत्पन्न होता है और उसकी मृत्यु होने की संभावना होती है, वो मनुष्य होता है। केवल हर भावना और चेतन वाली चीज मनुष्य नहीं होती, जैसा आप पक्ष बोल के जाता है। हम उसमें एक और डायमेंशन जोड़ते हैं कि भावना और चेतना के होते साथ साथ जो प्रजनन से उत्पन्न होता है और जिसकी मृत्यु की संभावना होती है, केवल वही मनुष्य है। उसके बाद महोदय हमें यहाँ पे बात करना होगा कि ये दिमाग वाले रोबोट की प्रकृति क्या है। वो मशीन जो मनुष्य जैसे दिखते हैं लेकिन मनुष्य है नहीं, क्योंकि ना उनमें प्रजनन से उनकी उत्पत्ति होती है, जैविक यानी बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन से ना उनकी उत्पत्ति होती है, ना उनका मृत्यु की कोई संभावना है। वो मनुष्य जैसे सोचने के लिए प्रोग्राम होते हैं और कुछ भावनाओं की अनुभूति करते हैं। उसके बाद महोदय हमें उनकी प्रकृति को और विस्तार से समझते हैं। मानवीय विधि यानी आर्टिफिशियली निर्मित सोचने के लिए और भावनाओं को महसूस करने के लिए है। अब महोदय हम यहाँ पे बेगारी और दासत्व को समझना होगा कि जो हमारा पक्ष आता है और बेगारी और दासत्व को बहुत लिमिटेड तरीके से बताता है। बेगारी और दासत्व वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी अन्य मनुष्य को बिना किसी मटेरियल रिटर्न्स के केवल कार्य कराया जाता है और उसे सोशल कॉन्टैक्ट से बाहर रखा जाता है, तब वो बेगारी या फिर बेगारी या दासत्व कहलाती है। अब यहाँ पे जब विषय में अभ्यास शब्द का प्रयोग किया है तो हमें समझना होगा किसी भी अभ्यास को आप बेगारी और दासत्व कब कहोगे। आप उनको 3 आधारों पे 4 आधारों पे बेगारी या दासत्व कह सकते हो। जब जिससे आप कार्य करा रहे हो उसको कोई रिटर्न्स नहीं दे रहे हो, उसको अपने सोशल कांटेक्ट में नहीं ला रहे हो, उसका कंसेंट नहीं है, या फिर वो और ये केवल और केवल बायोलॉजिकल ह्यूमंस के ऊपर ही एप्लीकेबल है जिनमें मृत्यु की संभावना होती है। अब इन आधारों पर हम इस विषय की विवेचना करते हैं। क्यों ये अभ्यास बेगारी और दासत्व नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जब भी बात आती है नो रिटर्न्स की, तो उनको रिटर्न्स मिल रहा है जिनसे हम कार्य करा रहे हैं। रिटर्न्स किस तरीके से मिल रहा है? उनको रेगुलर मेंटेनेंस मिलता है, उनका पूरा केयर लिया जाता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेडेशन कराया जाता है उनको। और यहाँ पे एक विषय, एक संदर्भ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द आता है मुआवजा। उनको मुआवजा नहीं दिया जाता। मुआवजा क्या होता है? मुआवजा आर्थिक पैसा होता है। अब मान लीजिए जो रोबोट है, अगर आप उसको आर्थिक पैसा दोगे तो उसका वो क्या करेगा? उसका तो कोई खाने पीने की कोई उम्मीदें नहीं होती हैं, वो तो कोई इसी तरीके की आकांक्षा नहीं, अभिलाषा नहीं रखता, तो उसे किसी भी मुआवजे की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मुआवजे वाला पॉइंट खंडित हो जाता है। दूसरा पॉइंट बचता है इमोशनल वाला। अब इमोशनल वाले पॉइंट पे आते हुए यानी कि नो सोशल कॉन्टैक्ट वाला, अब हम देखते हैं कि जो रोबोट्स हैं, जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया, वो ह्यूमन सोशल स्फीयर के एक इंटीग्रल पार्ट है, वो उससे अलग नहीं है। जैसा कि पक्ष आके बताता है कि एक 2 अलग सोसाइटी है, एक ह्यूमन सोसाइटी है, एक रोबोट सोसाइटी, ऐसा नहीं है। वो एक कॉमन सोशल स्फीयर के अंग है। और क्योंकि आप जिस रोबोट से कार्य करा रहे हो, आप उसका प्रॉपर केयर ले रहे हो, तो ये 2 वे प्रोसेस बन जाता है जिसमें इंटरेक्शन निहित है, यानी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। और महोदय क्योंकि वो जो रोबोट है वो अपने ह्यूमन के ऊपर अपने असिस्टेंस और अपने अपग्रेडेशन के लिए निर्भर रहता है, तो इसका प्रॉपर इमोशनल केयर यहाँ पे लिया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे उस रोबोट को इकोनॉमिक की आवश्यकता नहीं है, तो आर्थिक मुआवजा खत्म, इमोशनल मुआवजा उसको प्रॉपर केयर एंड अपग्रेडेशन के रूप में दिया जा रहा है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। उसके बाद महोदय हम यहाँ पे कंसेंट वाली एक चीज पर आते हैं जिसे मैं विस्तार से आपके समक्ष समझाना चाहूंगा। जब भी इस विषय के आधार पर जब रोबोट को खरीदा जाता है, यानी कि रोबोट को किसी एक कार्य करने के लिए पहले से प्रोग्राम किया गया है, कुछ कार्य करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, यानी कि अब जब वो व्यक्ति जो उस रोबोट को खरीद के ला रहा है, वहां पे वो उसे ऐसे कार्य कराता है जिसके लिए वो प्रोग्राम नहीं है, तो रोबोट क्या करेगा? मैल फंक्शन करेगा। मैल फंक्शन क्या होता है? रोबोट हैज द राइट फॉर नॉट वर्किंग, यानी वो जिन कार्य नहीं करना चाहता वो कार्य नहीं करेगा। यहाँ पे यानी कि चॉइस इन्वॉल्व हो गई कि रोबोट वो कार्य नहीं कर रहा है जिसके लिए उसकी इच्छा नहीं है, यानी कि रोबोट कंसेंट से कार्य कर रहा है। जब आप उसको वो काम कराओगे जो उसके कंसेंट में नहीं है, तो रोबोट मैल फंक्शन करेगा, यानी राइट टू नॉट वर्क, और उसको उसके मैन्युफैक्चरर के पास लौटा दिया जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने आपके समक्ष समझाया है। उसके बाद महोदय हमें यहाँ पे यह देखना होगा कि जो रोबोट्स होते हैं उनमें सोचने की शक्ति और भावनाओं की अनुभूति होती है, लेकिन उनके पास कोई मटेरियल डिजायर्स नहीं होते, जैसे भोग विलास, खाना, पैसे उड़ाना, ये सब रोबोट की प्रकृति में ही नहीं है, जैसे कि हमने आपकी परिभाषा में स्पष्ट किया। और क्योंकि जैसा हमने बताया कि 2 वे प्रोसेस है जिसमें रोबोट और ह्यूमन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, यानी व्यक्ति जो कार्य करा रहा है वो रोबोट होता है, रोबोट उसमें अपना इनपुट दे रहा है कि इस तरीके से कार्य को बेहतर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से किया जा रहा है। क्योंकि ये 2 वे प्रोसेस है,
तो इसमें ऑपरेशन की पूरी भूमिका समाप्त हो जाती है। और जैसा कि हमने पहले कंसेंट को यहाँ पर आपके समक्ष इस्तेमाल किया, उसके बाद महोदय जो नेता पक्ष के तर्कों का खंडन करते हैं, मैं दो भागों में इनके तर्कों का खंडन करूंगा। सर्वप्रथम भाग में आते वो कहते हैं कि हाउस का गोल है कि लेबर का सम्मान करना, क्योंकि यहाँ पे आप जिससे कार्य करा रहे हो आप उसका प्रॉपर केयर कर रहे हो और उसकी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे लेबर का सम्मान हो रहा है, जो हाउस का गोल यहाँ पे हमारे पैराडाइम में पूरा होता है। उसके बाद वो बताते हैं, महोदय बताते हैं कि जो भावनाएं होती हैं वो उसके किसी भी प्रोडक्शन के मोटिवेशन का सोर्स होती है। प्रोडक्शन के मोटिवेशन का सोर्स है भावना है, तो रोबोट के प्रोडक्शन में कार्य करने की क्या भावना है, उसका जो ह्यूमन जिसके साथ वो कार्य कर रहा है उसका सेटिस्फैक्शन बढ़े, यानी रोबोट की यहाँ पे सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या, अपने ह्यूमन का सेटिस्फैक्शन करना, और इस तरीके से यहाँ पे सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी पूरित हो जाता है। उसके बाद महोदय एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्रय और विक्रय का। तो महोदय हमें यहाँ पे देखना होगा जब रोबोट का क्रिएटर ह्यूमन है, यानी रोबोट उस क्रिएटर के प्रति कुछ ऑब्लिगेशन रखता है। हम अपने माता पिता के लिए कोई कार्य करते हैं और वो जो चाहते हैं वो कार्य करते हैं, इसका ये मतलब नहीं माता पिता हमारा क्रय और विक्रय कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो क्रय और विक्रय की जो सीमा है वो भी टूट जाती है। उसके बाद जो दूसरा भाग आता है महोदय, जिसमें वो बताते हैं कि मनुष्य बेगारी को खत्म नहीं करेगा, रोबोट बेगारी के विरुद्ध रिवॉल्ट करेगा, और ये पूरा पैराडाइम तब आता है जब आप मानते हो कि बेगारी हो रही, हम इस चीज को डिनाई करते हैं कि किसी भी प्रकार का बेगारी नहीं हो रहा, तो रिवॉल्ट करने वाला पूरा पैराडाइम ही इनका रिजेक्ट हो जाता है वहां पर। उसके बाद महोदय हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहते हैं प्रोडक्शन करने के लिए इंसेंटिव की आवश्यकता होती है, और फिर स्वयं अपने वक्तव्य में बताते हैं कि इंसेंटिव क्या है। इंसेंटिव है किसी भी प्रकार का इमोशनल सपोर्ट देना, और इमोशनल सपोर्ट यहाँ पे रोबोट को दिया जा रहा है केयर और मेंटेनेंस के रूप में, तो प्रोडक्शन का इंसेंटिव और भी दिया गया। साथ ही साथ हमने बताया है कि जो रोबोट में जब सोशल कॉन्शियसनेस नहीं है तो वो रोबोट किस प्रकार से करेगा, क्योंकि वो एक सोशल स्फीयर के अंदर ऑलरेडी उसके पूरे प्रॉपर केयर और लिए जा रहे हैं। और इन तमाम तर्कों के आधार और कितना समय है और 1 मिनट का समय है, तो हम बताते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि इवोल्यूशन वाला प्रोसेस लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन ने इवॉल्व किया वो अपनी चीजों को सुधारता हुआ गया, लेकिन बता वो इवोल्यूशन के लिए क्या आवश्यक होता है, इवोल्यूशन के लिए सर्वाइवल आवश्यक होता है, क्योंकि रोबोट में मरने की स्थिति नहीं है तो सर्वाइवल का प्रश्न ही नहीं उठता, तो इवोल्यूशन का क्वेश्चन ही नहीं उठता। यहाँ पे ह्यूमन उसको अपग्रेड करा रहा है, यानी ह्यूमन उसके केयर को लीड कर रहा है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के ऑपरेसिव स्ट्रक्चर का यहाँ पे पूरा कोई रोल ही नहीं रह जाता। उसके बाद महोदय हमें यह बताना होगा कि रोबोट जो है वो अपना इमोशनल सेटिस्फैक्शन कहां से डिराइव कर रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया रोबोट और ह्यूमन एक सोसाइटी में कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एक दूसरे की बेहतरी में उनका इमोशनल सेटिस्फैक्शन है। ह्यूमन रोबोट को अपग्रेड करा रहा है और रोबोट ह्यूमन के नीड्स का पूरा पूर्ति कर रहा है, तो एक तरीके से यहाँ पे इमोशनल केयर एंड सपोर्ट सिस्टम है। तो ये 2 वे इंटरेक्शन प्रोसेस है मार्केट का, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का बेकारी या दावा तो नहीं है, एक कंसेंशुअल कंसेंटेड प्रोडक्टिव प्रोसेस है। धन्यवाद। अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ अब मैं इसी के साथ अब मैं उप प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि वे सदन पटल पर आकर अपने विचार प्रस्तुत करें। श्रव्य हो, जरूरी नहीं है उसका बोलना है कि आप अपनी आवाज तीन, दो, एक। सदन की गरिमा को मेरा सादर है। महोदय, मेरे प्रतिपक्ष का पूरा वक्तव्य अजम्पशंस पर बेस्ड है और वो अजम्पशंस मैं यहाँ पर गिनाना चाहता हूँ।
पहला ये अजम्पशन कर जाते हैं, इनका सबसे पहला अजम्पशन रहता है कि जो जैविक या बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन कर लेता है वही केवल जो है मनुष्य। महोदय मतलब जानवर भी करते हैं, क्या वो मनुष्य हो गए? मनुष्य की जो कैरेक्टराइजेशन था उनके जो साथी यहाँ पर प्रधानमंत्री कर गए थे वो क्या था? भावनाएं, चेतना और इन सब बातों को मैं वापस अपने आगे लेकर आऊंगा। फिर महोदय यहाँ पर आकर क्या कहकर गए? ये कहकर जाते हैं कि प्रोग्राम किया जाता है आर्टिफिशियल, और एक पॉइंट ये लेकर आते हैं कि मेंटेनेंस दिया जाता है। महोदय मेंटेनेंस करना केयर करना नहीं होता, मेंटेनेंस आप कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। अर्थात मनुष्य यदि रोबोट का मेंटेनेंस कर रहा है तो कहीं भी उसमें रोबोट का इमोशनल डेवलपमेंट नहीं देखा जा रहा है, उसके इमोशंस को नहीं देखा जा रहा है। वहां क्या किया जा रहा है? वहां केवल और केवल अपने फायदे के लिए, अर्थात उसको अपग्रेड और मेंटेनेंस क्यों कर रहा है? क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहा है। उसके प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए आप उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं। इसका मतलब आपने उसके इमोशंस के लिए यहाँ पर कुछ नहीं किया। फिर महोदय यहाँ पर आकर क्या कहकर जाते हैं? ये कहते हैं कि ह्यूमन ही सोसाइटी का पार्ट है। तो मेरे साथी ने ये नहीं कहा था कि सोसाइटियां बढ़ गई, हमने यहाँ पर ये चीज बताई थी कि उनके बीच में एक बेसिक डिस्टिंक्शन है, उनके बीच में कोई लाइन नहीं है, ऐसी कोई लाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर अब चेतना डेवलप हो चुकी है, सोच की क्षमता डेवलप हो चुकी है, जो मेरे साथी यहाँ पर बोलते हैं। फिर महोदय ये एक चीज यहाँ पर बोलकर जाते हैं कि मनुष्य जो है नैसर्गिकता, और ये बात करते हैं किसकी? कि मनुष्य जीवित और मृत्यु की बात करते हैं। एक्सपायरी डेट का नाम सुना है महोदय? एक्सपायरी डेट रोबोट्स की भी होती है, अर्थात वो भी मर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इनका पूरा कैरेक्टराइजेशन है ये कहीं ना कहीं जो है फॉल्टी है। अब महोदय मैं इनके पॉइंट्स पर आना चाहूंगा। ये क्या कहकर जाते हैं कि ये कहते हैं कि प्रोग्राम, ये कहते हैं कि प्रोग्राम कर दिया जाता है और केवल वही कृत्य उनसे कराया जा सकता है। ये विषय में कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। उनसे कुछ भी काम कराया जा सकता है। ये अजम्पशन, ये एकमात्र इनका अजम्पशन है। क्या उनका अजम्पशन केवल ये लेकर चल रहे हैं कि उनसे वही काम कराया जाएगा जो उससे प्रोग्राम कराया जाएगा। महोदय विषय में सादा सिर्फ मतलब एकदम स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि रोबोट निर्माता बना रहे हैं और निर्माता उन्हें बेच दे रहे हैं, तो उनसे प्रोग्राम किया जाएगा। ये कहीं पर भी सच नहीं है, इनका केवल अजम्पशन है। तो मैं यहाँ बताता हूँ यहाँ क्या होता है। यहाँ ये होता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार रोबोट से कोई भी काम करवा लेता है, अर्थात मनुष्य की जो भी आवश्यकता होगी उस रोबोट की भावनाओं को बिना देखे वो उससे कोई भी कार्य करा लेगा। अब यहाँ पर होगा क्या? जब रोबोट में खुद भावनाएं हैं, रोबोट में खुद चेतना है, तो वो एक मतलब थिंकिंग प्रोसेस उसका चालू हो जाएगा, जहां पर उसका कोई इंसेंटिव नहीं है। इंसेंटिव क्यों नहीं है? ये बेकारी की बात करते हैं। बेकारी में क्या कहकर जाते हैं कि बेकारी जो है वो केवल आर्थिक रूप से होती है, और मतलब केवल आर्थिक मुआवजे की यहाँ पर बात की। यहाँ पर आर्थिक मुआवजे नहीं, किसी भी प्रकार के मुआवजे की बात की गई है। अर्थात मुआवजा किसी भी प्रकार का हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, या और कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये इमोशनल वाले का ये चीज बोलकर जाते हैं कि नहीं, हम उनकी केयर कर रहे हैं। केयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनको मेंटेन कर रहे हैं। तो मैंने मेंटेनेंस का काउंटर पहले ही कर दिया था, क्योंकि मेंटेनेंस आप अपने जो है उसकी जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, आप उसके इमोशनल जो है पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं महोदय। अब ये महोदय यहाँ पर आकर और क्या कहकर जाते हैं कि हाँ, उसे यदि आर्थिक मुआवजा दे दिया जाएगा। चलिए इनके एम्बिट में आकर मैं बात करता हूँ। आप खुद ही कह रहे हैं कि वो समाज का हिस्सा बन चुका है, ह्यूमन सोसाइटी का एक पार्ट है, तो वो वही चीजें करेगा जो ह्यूमंस कर रहे हैं। अर्थात यदि उसमें भावनाएं हैं, उसमें यदि चेतना है, जब उसमें भावनाएं एवं चेतना है, तो यदि कोई भी मुआवजा उसे दिया जाता है, किसी भी प्रकार का मुआवजा दिया जाता है, तो वो उसी वैलिडेशन के लिए करेगा जिस वैलिडेशन के लिए मनुष्य कर रहे हैं। अब महोदय ये मेरे साथी आकर और क्या एक चीज और बोलकर गए कि हाँ, ह्यूमंस का मतलब ये क्रिएशन पर बात कर रहे कि क्रिएशन हुआ है तो हमारा आधिपत्य है उसमें। अरे महोदय उदाहरण लेते हैं माता और पिता का। अरे महोदय ये ऑब्लिगेशन थोड़ी है कि हमें माता पिता की मतलब हमेशा सेवा करती ही रहनी होगी। अर्थात यदि हम किसी भी सिनेरियो में देखें कि वर्ष के मतलब क्या होता है, यदि कहीं पर आपको लग रहा हो कि आपका उत्पीड़न हो रहा है तो आप वहां से निकलेंगे, तो मनुष्य भी उस स्थिति से निकल आता है, अर्थात रोबोट भी निकल सकेगा, क्योंकि वहां पर आधिपत्य नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं कि माता पिता ने हमें क्रिएट किया, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वहां पर आधिपत्य है। फिर महोदय यहाँ पर और क्या हाँ, ये एक और चीज यहाँ पर बोलकर गए कि हम जो है हाँ, ये एक और चीज यहाँ पर मैं अब अपने साथी के कुछ पॉइंट्स को जो है आगे बढ़ाना चाहूंगा। वो क्या है महोदय? वो ये है कि प्रोडक्शन और इंसेंटिव्स, ऑपरेशन और ऑपरेशन, इसका कोई काउंटर इनकी तरफ से। अब हमें ये चीज स्पष्ट है कि जो वो रोबोट है उसके अंदर सोचने की क्षमता है, क्योंकि उसके अंदर भावनाएं है और चेतना है। जब ये चीज है तो ऑपरेशन और ऑपरेसर वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो सोसाइटी में क्रिएट होगा। किसके बीच में क्रिएट होगा? दो क्लासेस के बीच में क्रिएट होगा। जो सोसाइटी की दो क्लासेस है, जो मेरे साथी ने भी यहाँ पर बताई थी,
वो कौन कौन सी क्लासेस है? एक मनुष्य की है जो जैविक आधार पर जिसका हम लोग डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, और दूसरी जो है वो रोबोट्स की। अब यहाँ पर ये चीज समझ लेनी होगी कि मनुष्य और मतलब सोसाइटी, क्योंकि अब सोसाइटी का हिस्सा बन चुका है, समाज आगे कैसे बढ़ता है? अब जब वो समाज का हिस्सा बन चुका है, अर्थात वो समाज में इनकॉर्पोरेटेड है, तो समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब समाज का हर तबका खुश रहे और आगे बढ़ने का प्रयास करे। अब यहाँ पर महोदय हो क्या रहा है, एक जो क्लास है, एक क्लास कौन सी है? रोबोट्स की, जिसके अंदर उनकी भावना है, जिसके अंदर उसकी तर्क करने की शक्ति है, और तर्क करने की शक्ति के साथ साथ चेतना है। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है यहाँ पर? इस स्थिति में हम मतलब मनुष्यों द्वारा उसका ऑपरेशन किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है ये मैं अपने पूरे वक्तव्य में पहले भी समझा चुका हूँ। फिर महोदय यहाँ पर ये भी चीज बता दीजिए, मेरे साथी यहाँ पर ये भी कहकर गए थे कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी में एक फ्रिक्शन डेवलप होगा। ये बात अलग है, क्लास स्ट्रगल तो अलग ही होगा। उसके बाद क्या फ्रिक्शन कैसे डेवलप होगा? क्योंकि समाज के आगे बढ़ने के लिए एक व्यक्ति का खुश रहना, मतलब एक उसके एस्पेक्ट की बात जो है वहां पर समाज में सुनी जानी चाहिए और रखी जानी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है महोदय, ये जो मनुष्य है जिसको हम व्यक्तियों में कैरेक्टराइज कर रहे हैं, क्योंकि अब उसमें भावनाएं और चेतना है, तो इनकी बात हम लोग उनके आइडियाज को वो एक तरीके से कंसीडर भी नहीं कर रहे। तो जब कंसीडरेशन वाला फैक्टर आ जाता है महोदय यहाँ पर, तो समाज में एक तरीके से फ्रिक्शन की जो स्थिति है वो उत्पन्न होगी। फिर महोदय यहाँ पर और मेरे साथी आकर क्या कहते हैं, ये महोदय बात करते हैं कंसेंट। ये महोदय मेरी बात बताइए, मेरे को एक प्रश्न मेरे प्रतिपक्ष से है, रोबोट फैक्ट्री में बना, निर्माता ने उसे बेचा, तो रोबोट का कंसेंट इसमें आया कब? रोबोट जब फैक्ट्री में बना था, रोबोट बिका, एक दूसरी पार्टी ने उसे खरीदा, रोबोट का कंसेंट इसमें कहीं पर भी नहीं है। अर्थात जब रोबोट का कंसेंट नहीं है और उसमें भावनाएं, चेतना एवं सोचने की शक्ति है, तो उसके मन में एक हीन भावना क्रिएट होगी महोदय। अब महोदय मैं अपने तर्कों को विराम देते हुए कुछ अंतिम अपने बिंदु रखना चाहूंगा कि हमारा जो ये प्रतिपक्ष है वो एक बार और उनके इस पॉइंट पर मैं जोर देना चाहूंगा कि क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ह्यूमंस, हाँ ये एक और चीज कहकर जाते हैं कि हम जो है उनका इमोशनल डेवलपमेंट कर रहे हैं। जी तो मैं अपने तर्कों को विराम देते हुए ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो पक्ष है उसने आकर ये चीज पूरी तरीके से स्थापित की है कि इमोशंस अब मनुष्यों में आ चुके हैं, रोबोट्स में आ चुके हैं, और किस प्रकार उनका बिहेवियर जो है वहां पर अफेक्ट कर रहा है महोदय, और इस अफेक्शन से किस प्रकार ऑपरेशन का जो कॉम्प्लेक्स वो आ रहा है, सोसाइटी में फ्रिक्शन आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो अब हमारा समाज है वही टूटने की मतलब एक जो है स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इसी के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ अब मैं सदन पटल पर उपनेता विपक्ष को आमंत्रित करना चाहूंगा। उपनेता विपक्ष। महोदय आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्टैम्प बताएं प्लीज थोड़ा। मुझे टैब वेव चाहिए, एक टैब दे दीजिएगा मुझे 6 पे, जो मैं अपना टाइमर यूज कर रहा हूँ। मुझे एक टैब दे दीजिएगा आप 7 पे। इसमें चाहिए 6 पे कि 7 पे? नमस्कार अध्यक्ष महोदय, सदन में आखिरी वक्ता के रूप में मैं अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि जो साइड गव है उसने अपने पॉइंट्स बार-बार कंसीड किए हैं। वो जो प्रॉब्लम्स बताते हैं उनका सॉल्यूशन मेरे नेता देकर जा चुके हैं। सबसे पहले जो इनके सबसे पहले मैं इनके थर्ड स्पीकर का काउंटर देना चाहूंगा। ये बात करते हैं कि हमारा वक्तव्य एजम्पशन पे बेस्ड है, कि एजम्पशन पे बेस्ड है, उन एजम्पशन का ग्राउंड क्या है, ये उस ग्राउंड तक नहीं पहुंचे। हमारा अगर वक्तव्य
assumptions पे बैठे तो उस ग्राउंड को आइडेंटिफाई करने का काम इन्होंने नहीं किया। दूसरी बात ये बात करते हैं कि बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन तो जानवर भी करता है तो वो भी क्या ह्यूमन हो गया। हमारे नेता ने जो बात करने की कोशिश की थी, भावना होनी चाहिए, भावना के साथ चेतना होनी चाहिए और चेतना के साथ साथ जैविक प्रक्रिया होनी चाहिए। अब जो इसमें है रोबोट्स में उनके पास भावना है, चेतना है, लेकिन जैविक प्रक्रिया नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है कि रोबोट्स और जो ह्यूमंस है वो अलग अलग है लेकिन इक्वल स्टेटस में सोसाइटी में जो मेरे नेता कहकर जाते हैं। अब इसके बाद ये बात करते हैं कि मेंटेनेंस जो है ह्यूमन एफर्ट्स के लिए नहीं, ये मेंटेनेंस ह्यूमन एफर्ट्स के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें समझना चाहिए आज एक विकास हुआ है, अब रोबोट्स इक्विप्ड है इमोशनल मैटर्स को हैंडल करने के लिए, इमोशनली डील कर इमोशनल फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन इन इमोशनल फीलिंग्स से डील करने के लिए वो इक्विप्ड नहीं है। इसलिए हम उन्हें अपने सोशल स्पेस में जगह दे रहे हैं। पहली बार उनके अंदर इमोशंस हैं, लोनलीनेस को कैसे डील किया जाएगा, रोमांटिक इंटरेस्ट को किस तरीके से डील किया जाएगा, डिप्रेशन है इसकी हैबिट्स को किस तरीके से डील किया जाएगा, जो मेरे नेता बताकर गए हैं उसे किस तरीके से डील किया जाएगा। उन्हें ह्यूमन सोसाइटी में अपना स्पेस देना, उन्हें ह्यूमन सोसाइटी में अपनी स्पेस देना, सोशल स्फीयर में, इंटेलेक्चुअल स्फीयर में, कल्चरल स्फीयर में। सोशल स्फीयर में कैसे, ये जब बात करते हैं दास्ता की, दास्ता का ट्रेडिशन क्या है, दास्ता का प्रकार क्या है, आप उन्हें अपने सोशल स्फीयर में नहीं देते, आप उनके साथ इकोनॉमिक रिलेशन रखते थे। जो ब्राह्मण और दलितों के बीच का रिलेशन था, आप दलितों को पैसा देते थे, उनसे बेकार का काम भी ले लेते थे, कभी कभी पैसा देते थे, ज्यादा पैसा नहीं देते, लेकिन आप अपने त्योहारों में अपने घर में नहीं बुलाते थे, अन्यथा कोई विशेष परिस्थिति हो और उसमें भी आप उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करें। अब इसके बाद ये बात करते हैं जो डिस्टिंक्शन है सोसाइटी में, चेतना है रोबोट में। सोसाइटी में डिस्टिंक्शन नहीं है, सोसाइटी में जो कैरेक्टर का डिफरेंशिएशन है, रोबोट्स और ह्यूमंस के बीच कैरेक्टर का डिफरेंशिएशन है, लेकिन सोसाइटी में कोई डिवाइड नहीं है। अब इसके बाद ये बात करते हैं रोबोट्स की एक्सपायरी डेट होगी। हम सब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से अवेयर है। 2049 का सदन, हमारे पास ऐसे रोबोट्स हैं जिन्हें हम रिस्टोर कर सकते हैं, बार बार रिस्टोर कर सकते हैं, बैकअप की फैसिलिटी, बाकी आगे फैसिलिटी है, क्लोन भी कर सकते हैं। अब इसके बाद ये बात करते हैं हमारा जो प्रोग्राम है assumption कर लीजिए। अब देखिए रोबोट्स का कंसेंट कहां का लिया जा रहा है, बार बार ये सवाल पूछते हैं कि रोबोट्स का कंसेंट कहां का लिया गया, कहां का नहीं लिया गया। पहली बार जब रोबोट्स को प्रोग्राम किया जा रहा है उनसे इस बात का कंसेंट लिया जा रहा है कि वो क्या क्या कार्य कर सकते हैं और क्या क्या कार्य कर सकते हैं, किन किन कार्यों के लिए उनका विकास किया जाना चाहिए, उनके अंदर जो एबिलिटीज डाली जाएगी, जो फीडबैक्स डाली जाएंगे, जो एप्स डाले जाएंगे, जो मेरे नेता बता चुके हैं, जिसे मैं बात फिर से एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब इसके बाद बात करते हैं रोबोट्स रिवॉल्यूशन करेंगे। सबसे हास्यास्पद बात पक्ष की पैराडाइम की है, इन्होंने एक कारण नहीं बताया अपनी दो वक्ताओं की स्पीच में कि रोबोट्स के ग्रीवांस क्या है। जब आप रिवॉल्यूशन करेंगे तो आपकी समस्याएं होंगी, रोबोट्स की क्या समस्या है इस विषय पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। रोबोट्स को क्या डिस्टर्बेंसेस है, क्या डिससैटिस्फैक्शन, इस विषय में इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो रिवॉल्यूशन हवा पे नहीं होता, रिवॉल्यूशन का जो नेचर है, पहले आपके पास कोई समस्या होगी तो प्रेजेंट सिचुएशन से और आप डिससैटिस्फाइड होंगे तो आप अपनी जो चेतना उसका कॉन्शियस है उसे सोसाइटल लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है जो रोबोट्स है उनके पास नए नए इमोशंस है, अभी डेवलप हुए, तो उनकी सोसाइटी नहीं बनी है, क्योंकि सोसाइटी बनने का जो प्रोग्राम होता है, सोसाइटी बनने का जो समय होता है, एक लंबा प्रोसेस से सोसाइटी बनती है, सोसाइटी हवा में नहीं बनती, जो मेरे नेता बताकर जा चुके हैं। अब इसके बाद ये बात करते हैं मुआवजे विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। हमने आर्थिक पक्ष पे ध्यान दिया, हम उन्हें बाकी तरह का मुआवजा दे रहे हैं। क्यों, कैसे? हम उन्हें अपने कल्चरल स्फीयर में जगह दे रहे हैं, हम उन्हें अपने इंटेलेक्चुअल स्फीयर में जगह दे रहे हैं, हम उनके साथ ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं और साथ साथ कर रहे हैं, जो मेरे नेता बता करके कि हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो हम उन्हें इस प्रकार का मुआवजा दे रहे हैं, हम उन्हें इमोशनल मुआवजा दे रहे हैं। अगर रोबोट्स लोनलीनेस फील करते हम इक्विप्ड है रोबोट्स की लोनलीनेस से डील करने के लिए, रोबोट्स की लोनलीनेस की नीड को फुलफिल करने के लिए हम उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, रोबोट्स को अपने पास बुला रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और लोनलीनेस क्यों फील कर, अकेलापन क्यों फील कर, अवसाद, डिप्रेशन क्यों फील कर रहे हैं। अब इसके बाद ये बात करते हैं आधिपत्य। आधिपत्य नहीं है, किसी भी इंसान पे, किसी भी मशीन पे एक ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट होता है, जो मेरे नेता बताकर जा चुके हैं, जिसे मैं फिर से एक्सटेंड कर रहा हूं। एक ड्यूटी होता है, कार्यबोध होता है और इंसान कार्यबोध को त्याग सकता है, लेकिन मशीन को उस तरीके से प्रोग्राम किया गया उस तरीके से है जो अपने कार्यबोध को निभाएंगे, इसलिए काम करेंगे। और एक ऑब्लिगेशन है, वो वर्क ऑब्लिगेशन हो, आधिपत्य नहीं हो, कंट्रोल नहीं, कंसर्ट और कंफर्ट उनके पास है। अब ये बात करते समाज में शोषित और शोषक तत्वों में समाज बट जाए, लेकिन किस आधार पर शोषण हो रहा है, क्या शोषण हो रहा है, पक्ष ने इस बात को नहीं बताया कि कैसे शोषण हो रहा है, क्या शोषण हुआ है। जब शोषण नहीं हुआ है तो किस तरीके का वर्ग बटेगा, वर्ग भेद कब होता है, जब समाज बटने की प्रक्रिया क्या होती है, जब आप ऑपरेस करते हैं, और ऑपरेशन किस आधार पर हुआ, पक्ष की दोनों स्पीचेस में ये नहीं आया। अब इसके बाद ये बात करते जो इवोल्यूशन होगा, तो रोबोट्स का सिर्फ और सिर्फ जो इवोल्यूशन है वो इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन नहीं होगा, उनका इमोशनल और सोसाइटल इवोल्यूशन होगा। और इसमें रोबोट्स को ह्यूमंस असिस्ट कर रहे हैं, ह्यूमंस उनको डेवलप कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं। यहाँ कंसेंट है, कंफर्ट है, अकोमोडेशन है, हम अपने उसको दे रहे हैं, असिस्टेंस है, परसुएशन है। तो कहां से दासत्व या कहां से उनका हनन हो रहा है, हमें ये नहीं समझ आता। अब इसके बाद इनके जो
अब ये हो गया। अब इनके बाद जो पहले वक्ता आते हैं उनके गोल पे जाते हैं। तीसरे वक्ता की सारी स्पीच काउंटर हो गया। अब पहले वक्ता आता है, हमारा गोल है लेबर के इमोशन, लेबर और इमोशंस का सम्मान होना चाहिए। लेबर का सम्मान हो रहा है, उनको अपग्रेड किया जा रहा है, उनका मेंटेनेंस हो रहा है। जो मशीन्स है, जो रोबोट्स है, उनके लेबर का इस तरीके से सम्मान हो, जब वो वर्क प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, वर्क आउटपुट दे रहे हैं, तो हम उनकी मशीन्स को अपग्रेड कर रहे हैं, उन्हें बेटर एसओएस और बेटर मशीन्स में कन्वर्ट करें। दूसरी बात, इमोशंस का सम्मान होना चाहिए। इमोशंस का सम्मान इससे ज्यादा हम क्या करेंगे कि उन्हें अपने इमोशनल स्फीयर में जगह दे रहे हैं। वो जो इस तरीके से अगर उनको डिप्रेशन लग रहा है, इमोशनल रिलेशन है, अगर वो रोमांटिक इंटरेस्ट लग रहा है, हम उनको अपने साथ दार उनसे बात कर रहे हैं, उनको क्या समस्याएं कैसे हैं, वो किस तरीके से डील कर सकते हैं, उन्हें वर्क प्रेशर दे। अब इसके बाद एक बात करते हैं कि हमारा बात है अब जब रोबोट सेटिस्फाइड भी है हमारे पैराडाइम में और केयर्ड भी है, क्योंकि ये बात नहीं बता पाते कि रोबोट सेटिस्फाइड कैसे नहीं है, तो हमें नहीं लगता कि शोषण हो रहा है। अब इसके बाद सबसे पहले समझने की आवश्यकता है, ये बात करते हैं कि जब इंसेंटिव नहीं दिया जाता, जब कंट्रोल होता है, जो इनका मेन कोर ऑफ बर्डन है, तब दासत्व आता है। पहली बात, इंसेंटिव दिया जा रहा है। इंसेंटिव को कल्चरल इंसेंटिव दिया गया, सांस्कृतिक इंसेंटिव, इमोशनल इंसेंटिव, इसके सांस्कृतिक इंसेंटिव, इमोशनल इंसेंटिव, इंटेलेक्चुअल इंसेंटिव। इंटेलेक्चुअल इंसेंटिव का क्या, इन्होंने क्या कहा कि हम किस लिए हम मानव की प्रगति के लिए, क्यों, क्योंकि रोबोट सेटिस्फाइड है ह्यूमन डेवलपमेंट में, योगदान देके हम उन्हें बेटर उसके साथ प्रोग्राम करेंगे, हम कैसे क्या कर सकते हैं, विकास के क्या पैमाने हैं, उन सब में उनको इंक्लूड करें। अब इसके बाद ये बात करते हैं कि बेहतरी के लिए मानव क्या सोचता है, बेहतरी के लिए। मशीन भी बेहतरी के लिए सोचे। मशीन से रोबोट से इनका बेसिक इंस्टिंक्ट है कि अपग्रेडेशन की तरफ जाएंगी। कभी ऐसा नहीं होता कि एक मशीन बनाई गई है, उसके अगले साल उससे घटिया प्रोडक्ट लाया जाएगा, उसकी क्वालिटीज में डिग्रेड होगा, क्वालिटी में डिग्रेड नहीं। जो मशीन होती है उनका जो डेवलपमेंट होता है अपवर्ड स्पाइरल में जाता है। अपवर्ड स्पाइरल क्या कहता है, आज अगर आपके पास 2 GB रैम है आपकी मशीन में, आपकी मशीन ये कर सकती है, इसका आउटपुट ये, तो अगली जो मशीन आएगी कभी भी आए, ये नहीं हो सकती कि मशीन का जो स्पाइरल है डेवलपमेंट का वो कम होगा। अब इसे बात ये करने की बात करें, ये बोल रहे शोषण होता है। शोषण तब होता है जब कोई किसी पर अपना आधिपत्य जमा लेता है, अधिकार जमा लेता है, जब इंटरेक्शन का, डायलॉग का स्पेस नहीं होता। यहाँ पे डायलॉग का, इंटरेक्शन का स्पेस है, और जब यहाँ पे डायलॉग और इंटरेक्शन का स्पेस है, और अगर हम विपक्ष, इस सदन में जो हमारा विपक्ष है और जो इस सदन में विपक्ष को रिप्रेजेंट करे, उनके पैराडाइम में जाकर हम इस डिबेट को करते भी हैं और ये कहते हैं कि उनके ग्रीवांस हो सकते हैं। तो रिवॉल्यूशन स्टार्टिंग फेज में रिवॉल्यूशन हवा में नहीं खड़ा होता है, ग्रीवांस होता है। ग्रीवांस एक प्रेशर सिस्टम में बिल्ड होता है, और वो प्रेशर सिस्टम में पॉलिटिकल एक्यूमेंट लेता है, और ये पॉलिटिकल सोसाइटल एक्यूमेंट लेता है, और वो जाकर रिवोल्ट करता है। तो इस ग्रीवांस को अपनी स्टेज में पहले ही आइडेंटिफाई कर लें। अगर कोई ग्रीवांस इनके स्फीयर के हिसाब से होता है, हम मानने को तैयार नहीं, कोई ग्रीवांस है ही, हम नहीं मानते कि कोई ग्रीवांस है। अब इसके बाद ये बात करते हैं भावना, मोटिवेशन, इन सब की बात करते हैं। अब फिर ये बात करते हैं कि आप मशीन को ना क्रैक कर रहे हैं, यहाँ से वहां भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, उनका कंसेंट भी ले रहे हैं। और दूसरी बात, जो मशीन होती है, जो रोबोट्स होता है, उनका कोई सोशल एटमॉस्फेयर नहीं होता, उन्हें कहीं अडेप्ट नहीं होना पड़ता कि हम यही अडेप्ट हो सकते हैं, यही हैबिटेट कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इस चीज को खत्म करता हूँ। कड़ी को आगे बढ़ाने से पूर्व सदन में 3 मिनट का सामान्य समय प्रश्नोत्तरी से संदीप आपको अंकित बुला लिया बंद करवा दिया। सर आपको दिक्कत खड़ा बिल्ड कर लूँगा, खड़ा बिल्ड कर लूँगा। ऐसे करने को बोल रहा था ये यार, दूसरे
पहले जजेस से रिकॉर्डिंग अगर समय 5 मिनट अगर टाइम नहीं है तो फिर अच्छा रहता है, अगर टाइम नहीं है तो फिर रिप्लाई स्पीड पूरी और वो 4 मिनट की रिप्लाई स्पीड हाँ स्टार्ट नहीं रिप्लाई लगा रहे हैं 5 मिनट ओपन हाउस तो सही होगा। सिर्फ ऑडियंस छोड़ो जजेस ही करवा लेंगे सिर्फ, हाँ ऑडियंस जजेस से 5 मिनट के ओपन अगर समय रहे तो नहीं तो फिर सब दिक्कत नहीं। अभी सुनाई दे क्योंकि माइक हमारे पास ही नहीं है। संजीव लाइव देख रहे हैं। सदन में 3 मिनट का समय समाप्त और इसी के साथ अब मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा कि वे पक्ष से प्रश्नोत्तरी की प्रक्रिया शुरू करें। नेता पक्ष सदन में आमंत्रित है। शांति ठीक है, मैं मौजूद हूँ, आशा करता हूँ श्रव्य हूँ, आपके प्रश्न आमंत्रित। जहाँ सेटिस्फेक्शन है क्या वहाँ शोषण हो सकता है? जहाँ से डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए सेटिस्फेक्शन किस चीज को आप मान रहे हैं। जहाँ पे इमोशनल सेटिस्फेक्शन है वहाँ पे शोषण हो सकता है। मैं उत्तर दे लेता हूँ। जब आप सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो डिपेंड करता है कि सेटिस्फेक्शन आप किस चीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए सेटिस्फेक्शन कुछ हो सकता है, मेरे साथी के लिए कुछ हो सकता है। अगर एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है, हाँ। और काम करने में उसे वर्क सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो क्या वहाँ शोषण है? देखिए, आप समझिए कि वर्क सेटिस्फेक्शन ही सब कुछ नहीं है। मैं एम्प्लॉय हूँ तो मेरे लिए कुछ इंसेंटिव होना चाहिए कि मैं कुछ, मेरा जो एम्प्लॉयर है वो मुझे कुछ ना कुछ दे, मुझे पैसा दे या मुझे प्रेम। अगर मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है और मेरा एम्प्लॉयर मेरी इमोशनल नीड्स का केयर कर रहा है तो शोषण है? डिपेंड ठीक है, अगर वो मेरे किसी ना किसी रूप में मुझे मुआवजा दे रहा है तो फिर वो शोषण नहीं होगा। रोबोट्स को यहाँ पर अगर हम अपने सोशल स्फीयर में इंक्लूड कर रहे हैं और उन्हें आर्थिक पैसों की आवश्यकता नहीं है तो शोषण कैसे हुआ? अब आप समझिए, कॉन्टेक्स्ट को देखिए, कॉन्टेक्स्ट में लिखा है किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दे रहे हैं, यानी कि सुनिए, अब उत्तर दे लेते दीजिए। अब आप समझिए कि जब किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दे रहे हैं तो आप जो एज्यूम करके चल रहे हैं कॉन्टेक्स्ट से बाहर, आर्थिक और इमोशनल मुआवजा छोड़ के आप कौन से मुआवजे की बात कर रहे हैं? आप समझिए कि जिन मुआवजों की हम बात कर रहे हैं कि ये मुआवजे नहीं दिया जा रहा है, ऑब्वियसली उसके अंदर आर्थिक भावनात्मक मुआवजे की, भावनात्मक तो इमोशनल की बात, आर्थिक हो गया, इमोशनल हो गया, और कौन से मुआवजे की बात कर रहे हैं? आर्थिक और इमोशनल की बात कर रहे हैं। आर्थिक रोबोट को चाहिए नहीं, इमोशनल उसको दे रहे हैं, कहाँ दे सपोर्ट रहे हैं भाई? कॉन्टेक्स्ट में लिखा है नहीं दे रहे, आप जबरदस्ती एज्यूम थोड़ी ना कर सकते कि अगर आप इमोशनल को मान रहे हो और अगर हम ये मान रहे हैं कि वो हम उसे सोशल स्फीयर में ला रहे हैं तो उसे एक तरीके से सोशल नहीं मिल रहा। पहली चीज अगर आप ये एज्यूम भी कर ले रहे हैं, पूरा एज्यूम्पशन पे आप डिबेट कर रहे हैं कि आप सोशल स्फीयर में ला भी ले रहे हैं, ठीक है, तब भी आप मुआवजा नहीं दे रहे हैं भाई, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर सोशल स्फीयर में लाना अपने आप में उसको एक इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, नहीं, सोशल स्फीयर में आने के बाद भी उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो आइसोलेशन में उसको इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है। सुनिए ना, इमोशनल जो सपोर्ट की बात कर रहे हैं वो सिर्फ सोशल स्फीयर में लाने से थोड़ी ना हो जाएगा, वो तब होगा जब आप उसके प्रति कृतज्ञ होंगे, रोबोट का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? पर्पस माने रोबोट का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? अच्छा, किस लिए बना है? किस लिए बना है? जो ये 2049 वाला रोबोट है ना, उसका अपना एक पर्पस होगा, क्योंकि वो पर्पस क्या है? क्या पर्पस क्या है? हर रोबोट का अपना एक पर्पस होगा, जैसे मैं मनुष्य हूँ, मेरा एक पर्पस है, आपका एक पर्पस है। एक पर्टिकुलर रोबोट का पर्पस क्या होगा? एक पर्पस खुद की डेवलपमेंट करना। खुद की डेवलपमेंट और ह्यूमन सपोर्ट से कर रहा है? नहीं, क्योंकि वो जब प्रोड्यूस कर रहा है खुद के खुद का प्रोडक्शन कर रहा है, तब ह्यूमन उसका खुद का डेवलपमेंट कैसे करेगा? खुद का डेवलपमेंट तभी करेगा जब वो इमोशनल और इमोशनल नीड्स उसे किससे मिलेगी? इमोशनल नीड उसे मनुष्यों से मिलेगी। मनुष्य इमोशनल नीड दे रहा है। हाँ, मिल रही, सुनिए ना, सुनिए, मिल रही है। अब आप समझिए, जब इमोशनल नीड उसे मनुष्यों से पहली चीज तो आप एज्यूम कर रहे हैं, नहीं, सुनिए, पहली चीज तो आप ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि मनुष्य से मिल रही है, ठीक है, उसके बाद आप समझिए कि जो चीज उसे मिल ही नहीं रही मुआवजे के रूप में, फिर उससे वो नीड्स उसकी फुलफिल ही नहीं हो रही है, तो वो डेवलपमेंट तो करेगा ही नहीं। रोबोट का क्रिएटर ह्यूमन है?
कब की बात करें? 2050 की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, क्रिएटर के प्रति एक इमोशनल ऑब्लिगेशन होता है। जरूरी नहीं है, एक रिलेशन होता है, हर रिलेशन एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय इमोशनल रिलेशन में काम कर सकते हैं। कर भी सकते हैं, कर भी नहीं सकते। अगर इसमें हम मानते हैं कि इमोशनल रिलेशन फॉर्म हो रहा है, यानी कि जो रोबोट है वो अपने क्रिएटर के लिए कार्य कर रहा है और क्रिएटर रोबोट को नहीं नहीं सपोर्ट नहीं, कर रहा है। आप कॉन्टेक्स्ट को ही भटका रहे हैं। पहली बात तो क्रिएटर ने बेच दिया, ठीक है, पहली चीज। तो आप अगर ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि जो क्रिएटर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे आपका दिख जिसको जाता है। बेचा है वो नए एम्प्लॉय का रूप ले लेगा, नए ओनर का नए शोषक का रूप लेगा। रोबोट बिना ह्यूमन के कुछ एग्जिस्टेंस रखता है। एग्जिस्टेंस अभी लगता है, जब वो प्रोड्यूस हो जा रहा है तब वो रख रहा है, क्योंकि उसके अंदर मानसिक उसके अंदर बौद्धिक क्षमताएं और उसके अंदर तो रोबोट बिना ह्यूमन सोसाइटी के इंटरेक्शन में क्या करेगा? इंटरेक्शन एज इन उसके अंदर भावना। बिना ह्यूमन सोसाइटी के, किसी ह्यूमन सोसाइटी अगर उसे ऑपरेट करिए निकल जाएगा, वो बोल देगा कि हम यहाँ से जा रहे हैं, क्या करेगा रोबोट? और समय समा मैं आंसर दे देता हूं। उत्तर दे। देखिए, रोबोट के अंदर खुद की बौद्धिक क्षमताएं हैं, रोबोट के अंदर भावनात्मक डेवलपमेंट है, तो ऑब्वियसली वो खुद को बेटर करेगा, क्योंकि उसके अंदर अब वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आ चुका है, वो इवोल्यूशन करेगा। शुक्रिया। इसी के साथ अब मैं पक्ष से आग्रह करूंगा कि वह विपक्ष के किसी वक्ता से प्रश्न की प्रक्रिया जारी करें। दर्शकों से अनुरोध है कि पीछे कोई ताली या शूटिंग ना करे। अरे बिल्कुल सर, थैंक यू। ठीक है, 3-2-1 में प्रश्न शुरू करेंगे। बिना इसके बाद 3-2-1। पहली चीज, आप माता पिता की बात करते हैं तो आपके माता पिता को ये राइट है कि वो आपको किसी और के पास बेच दे अपने बेनिफिट्स के लिए? नहीं है, ठीक है। जो क्रिएट कर रहा है आपके, उसके पास ये राइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरे वो सुनिए सुनिए, लीजिए, हाँ। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, हाँ। मुझे क्रिएट नहीं किया। ठीक है, जन्म देना भी क्रिएशन का एक पार्ट है। नहीं, वो रिप्रोडक्शन का पार्ट है। क्रिएशन कुछ ओरिजिनल चीज बना देना, वो रिप्रोडक्शन। सुनिए सुनिए, सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, मेरा प्रोसेस से सवाल वो मेरा सवाल सुन लीजिए। जब आप ये, अच्छा, आप ये मानते हैं ना कि किसी भी वस्तु को किसी बिना कंसेंट के बेच देना, ये शोषण का एक पार्ट है। हम कंसेंट ले रहे हैं ना। कहाँ ले रहे हैं? आपने पूछा रोबोट से। हम रोबोट को जिस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं, जब हम उससे पूछ रहे हैं, जो मेरे नेता कहेंगे कि उसके पास राइट टू वर्क है, जो प्रोग्राम किया गया उससे ज्यादा उत्तर सुन लीजिए, ठीक है, उत्तर सुन लीजिए। अगर आपने प्रश्न का उत्तर सुना, हाँ, बिल्कुल। जब आप प्रश्न कर रहे हैं कि किस तरीके से होगा, तो पहले इस बात से होगा कि राइट टू मालफंक्शन है, वो मालफंक्शन कर देगा, उसे जिस कार्य के अलावा कोई कार्य में रह जाएगा। दूसरी बात, assumption अगर आप मानते हैं तो ग्राउंड दीजिए किस बात पे assumption अच्छा, है। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल ये कि आप ये कहाँ से मतलब वर्तमान समय में ये पॉसिबल हुआ है साइंस एंड डेवलपमेंट की वजह से कि रोबोट्स ऐसे रोबोट्स बनाए गए जिनके अंदर बौद्धिक और ये सारी भावनाएं हैं ना, तो ये क्यों नहीं पॉसिबल है कि मनुष्य ना मरे? मतलब मनुष्यों ने भी तो खुद के लिए कुछ इजाद किया है अभी। मनुष्य ना मरे, हम कर रहे हैं उस डेवलपमेंट पे। कर चुके हैं, मेरे पैराडाइम में कर चुके हैं। आप किस पैराडाइम? मेरे पैराडाइम में ये क्यों नहीं पॉसिबल है कि हम ऐसा कुछ आविष्कार कर सके कि मनुष्य जो है कि वो मरे ही ना? ठीक है, हमारे पैराडाइम में यही है कि हम लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, लाइफ को पूरा चला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बॉडी कैपेसिटी तो डिग्रेड ठीक है, होगी। ठीक है, उत्तर अगला सुनिए, सवाल। हमारे दांत गिरेंगे, हमारे शरीर गिरेंगे, हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल बॉडी ठीक है। है हम उसे ही नहीं पहचान पाएंगे क्या है। ठीक है, बौद्धिक क्षमताओं से आप सही और गलत के बीच में हाँ, डिबेट करते जैसे हैं। रोबोट्स के लिए लिया कि हम उनका शोषण नहीं रोबोट्स करेंगे। भी कर सकते हैं सही और गलत के बीच में। हाँ, कर रहे हैं, इसलिए तो काम कर रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, assistance कर रहे हैं, development कर रहे हैं हमारा। सुनिए, सही और गलत क्या है आपके लिए? सही और गलत ये है कि जिस चीज में आपका शोषण ना हो। मेरे लिए ये है कि ना ठीक रोबोट है, का शोषण ना हो, आपका और शोषण रोबोट नहीं ये है कि आपका शोषण शोषण नहीं होने नहीं देते। सुनिए, आपका शोषण कब नहीं होगा? उस केस में नहीं होगा जब आपसे कंसेंट लिया जाएगा और आपको जो है कि इमोशनल किसी भी प्रकार का मुआवजा दिया जाएगा, या तब होगा जब आपको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा और जबरदस्ती कार्य कराया जाएगा। पहली बात तो मेरा शोषण तब नहीं होगा जब धीमे स्तर में बोला जाएगा, लेकिन उसके बाद की स्थिति ये होगी कि जब मेरा कंसेंट लिया जाएगा, मेरा कंफर्ट लिया जाएगा और ठीक है। मुझसे पूछा जाएगा। और रोबोट्स के साथ हम ये सब कर रहे हैं, उनसे कंसेंट लेने, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, किस तरीके से प्रोग्राम होना है उन्हें। और दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि हम लोग क्रय विक्रय कर रहे हैं, तो ह्यूमन सोसाइटी को हैबिटेशन चाहिए। एक राजस्थान के व्यक्ति को किसी और जगह पे जाने पे हैबिटेशन ठीक चाहिए, है, बाकी लोगों ठीक को है, नहीं अगला चाहिए। सवाल। वो एडेप्टेबिलिटी कर सकते हैं, जो मशीन है, वो ह्यूमन बॉडी में नहीं है। अगला सवाल आपसे ये है कि आप ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं कि जो माता पिता के प्रति ऑब्लिगेट होता है, ह्यूमन होता है वगैरह, ठीक है। पहली चीज, अगर आपके माता पिता ने आपको रिप्रोड्यूस भी किया आपके पैराडाइम में, तो उनको ये राइट है क्या कि वो आपको बेचे और एक ऐसे व्यक्ति के पास बेचे जिसके पास जो आपको कोई भी इंसेंटिव नहीं दे रहा है? मैं अपना कंसेंट दे दूं, अगर उन्हें लगता है वो अपना पैराडाइम उनके पास ये राइट है।
वो राइट मुझसे डिराइव कर रहे हो, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरे पिता माता पिता कहते हैं कि हिंदी साहित्य ना पढ़कर तुम इतिहास पढ़ो, आपके- वो राइट मुझसे डिराइव करता है। मैं अपना आपने कंसेंट क्या दे रहा पूछा? हूं। मैं मुझसे पूछा क्या ना, मेरे माता पिता ने पूछा। इस केस में रोबोट जो से पूछा human क्या, sex में क्या पूछा? रोबोट से पूछा कि वो क्या कार्य करना चाहते हैं, क्या कार्य नहीं करना चाहते। अच्छा, हाँ, फिर assumption पे डिबेट ग्राउंड क्या है? अगर आप कह रहे हैं कि हम assumption करें तो ऑब्वियसली, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट से बाहर डिबेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगला सवाल आपसे ये है कि आप ये कहते हैं कि हाँ, मैं आपके उनको कोट करूंगा, एलो को कोट करूंगा, और आप लोग ये कहते हैं कि केयर करता है। ठीक है, केयर करता है। अब आप बताइए, आपको खाना देना सिर्फ आपका केयर हो गया? आपको सिर्फ मैं खाना दे रहा हूँ और आपको सर्वाइव करवा रहा हूँ, वो आपकी केयर हो गई? पहली बात तो रोबोट के केस में, क्योंकि उनके पास एक आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ, एक नॉर्मल जिसके पास तर्क है, जिसके पास भावना है। मुझे आप किताबें देके मेरी केयर हो जाएगी। अच्छा, किताबें देना ना, यानी कि सर्वाइवल के लिए खाना देने से अधिक चीजें जरूरी है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, मेरा तीनों क्वेश्चन। इसी के साथ अब मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा कि वे सदन पटल पर आए और पक्ष के शेष वक्ता से प्रश्न उत्तर की प्रक्रिया जारी है। आवाज है? एक रोबोट का वेलफेयर क्या है? एक रोबोट का वेलफेयर उसका इमोशनल डेवलपमेंट है। वो इमोशनल डेवलपमेंट किस फॉर्म में होता है? इमोशनल डेवलपमेंट तभी होता है जब वो अपनी इच्छा से कोई चीज कर रहा हो। क्या रोबोट अपनी इच्छा से सब कर सकता है? जी, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या उसको ह्यूमन सोसाइटी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है? उत्तर दे दीजिए महोदय। अब रोबोट में सोचने की क्षमता है, तर्क करने की क्षमता है, आप भी बोल कर रहे हैं, हम भी बोल कर रहे हैं, उसके अंदर भावना है, इसलिए वो अपने हिसाब से। क्या केवल भावना होने से रोबोट का डेवलपमेंट हो जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हम 3 बार यहाँ पर मेरे साथी ने भी बोला, मैंने भी बोला, सोचने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, ये तो मनुष्य में होता है, लेकिन जब रोबोट का तो अलग होता है। रोबोट पूरा मनुष्य नहीं है। किसने कहा? रोबोट पूरा मनुष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। मनुष्य को आप कैरेक्टराइज कैसे कर रहे हैं? मनुष्य को कैरेक्टराइज उसकी भावना और चेतना से किया जाता है, नहीं तो रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन का जो पॉइंट आप निकाल रहे हो तो जानना क्या भी भावनाओं के साथ साथ मनुष्य में हाड़ और मांस होना भी जरूरी है कि नहीं? नहीं जरूरी है। 3 भाग मिलकर मनुष्य बनता है, चेतना, भावना और शरीर। जी नहीं, शरीर हेलो, नहीं, शरीर आपने नहीं, माना? शरीर बिना शरीर के जी जी जी, 2 मिनट मुझे उत्तर देने दीजिए। शरीर, चलिए आपका पैराडाइम मान लीजिए, तो शरीर किसी भी चीज का हो, किसी भी मटेरियल का हो, शरीर आप मानते हैं बिना शरीर के भावना और चेतना से मनुष्य हो जाएगा? एक बार दोहराइए। सिर्फ भावना और चेतना और बिना शरीर के मनुष्य हो सकता है? जी नहीं। अभी आपने कहा, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? 2 मिनट मेरी बात सुनिए यहाँ पर। शरीर किसी भी वस्तु का हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। अगर शरीर होगा ही नहीं तो वो तो रोबोट ही नहीं है ना महोदय, ये चीज तो समझिए। शरीर आपके लिए क्या है? अरे शरीर किसी भी वस्तु का हो सकता है, तो अर्थात शरीर क्या केवल वस्तु होती है? मानव शरीर क्या है? वो भी वस्तु है। मानव शरीर निर्मित किस वस्तु से है? अरे महोदय, इस वस्तु से- बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति के एलिमेंट्स है, हाँ, क्या एक रोबोट में प्रकृति के एलिमेंट्स हैं? बहुत है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, क्या है? एलिमेंट्स बनाए गए हैं, इससे जो रोबोट में बनाए गए क्या वो नेचुरल प्रोसेस से बनाए गए हैं? जो बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से बनाए गए हैं। कोई आर्टिफिशियल मशीन वो इंडस्ट्री में नहीं बनता, वो महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। ये नेचुरल प्रोसेस ही तो है। इंडस्ट्री में बनना natural process है। उत्तर देने दीजिए। आयरन क्या आपने इंडस्ट्री में बनाया? हाँ। बनाया था ना, उसको आपने रिफाइन बॉडी। 2 मिनट उत्तर देने दीजिए। तो आयरन बना हुआ होता है आपके हिसाब से? तो इंडस्ट्री में उसका क्या होता है? अगर आयरन नेचुरल बनता है आयरन जो बना है उसको रिफाइन किया जाता है। तो रिफाइन करने का आर्टिफिशियल प्रोसेस है। नहीं, जरूरी नहीं है रिफाइन करना। ऑलरेडी भी आयरन हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। आयरन से आप फैक्ट्री में बनाते क्या हो? महोदय, आयरन से बहुत कुछ बनाया जा सकता कोई है। एक उदाहरण दो। अरे ये टेबल कुर्सी बनाया ये जा सकता टेबल नेचुरल की, ये आर्टिफिशियल है। है। नेचुरल है पूरी तरह अच्छा, से। तो अब पेड़ ये की बनाया लकड़ी क्या? और टेबल दोनों एक जैसी बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। वो एलिमेंट पर बात कर रहा हूँ मैं, एलिमेंट नेचुरल। हम प्रोसेस पे बात दो कर रहे हैं, मिनट प्रोसेस पे बात। उत्तर देने दीजिए महोदय। आप प्रश्न कर रहे हैं तो उत्तर देते सुनने की क्षमता रखिए। जो एलिमेंट है वो नेचुरल है, उसको रिफाइन किया जा सकता है। रिफाइन करना एक आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है। है। ठीक अरे है महोदय, रोबोट का डेवलपमेंट ह्यूमन सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन से होगा। जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन आपके नेता दो कहते मिनट, हैं कि मेरा दो प्रश्न मिनट, सुन हाँ, लीजिए, बोलिए, मेरा प्रश्न सुन बोलिए। लीजिए। आपके जो लीडर हैं वो कहते हैं ह्यूमन सोसाइटी का जो रोबोट का डेवलपमेंट होगा, इमोशनल डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन से और ह्यूमन के सपोर्ट से होगा, और आप बोल रहे हैं बिना उसके होगा कैसे? महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर समझिए कि जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में होना चाहिए। अर्थात 2 मिनट वो रोबोट वैक्यूम में तो रहेगा ना। 2 मिनट में आप उत्तर सुन लीजिएगा। तो अब यहाँ पर स्थिति क्या है? यहाँ पर वो मनुष्यों के साथ संलिग्न हो चुके हैं, मनुष्यों के समाज में रह रहे हैं।
तो वो उससे इमोशनल डेवलपमेंट होगा, कैसे होगा? अब मेरी बात समझिए, यहाँ पर हो क्या रहा है, प्रोडक्शन के लिए उसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा, उसके स्किल अपग्रेड किए जा रहे हैं। क्या काम करने से किसी प्रकार का इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होता? नहीं होता। क्या काम करने से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता? जब इंसेंटिव दिया जाता है तब सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप समाज में प्रकार का हो सकता है, वो मुआवजा नहीं दिया जाता है। आप एक समाज में रह रहे हैं, रोबोट और मानव एक समाज में रह रहे हैं, और साथ रहने की प्रक्रिया में भी क्या उनके बीच में इमोशनल रिलेशन नहीं आएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद महोदय स्पष्ट किया। अब यहाँ पर ये चीज समझिए कि हो क्या रहा है कि इमोशनल डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि स्किल्स जो है उसकी अपग्रेड की जा रही है, अर्थात उसके इमोशंस जो है वो अपग्रेड किया जा रहा है। अब ये यहाँ पर मैं वापस से स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि उसका डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है, उसे अपग्रेड किया जा रहा है केवल कमर्शियल नीड्स के लिए, जो कि मनुष्य की है। अर्थात उसका उसमें डेवलपमेंट कहाँ हुआ? वो उसका इमोशनल नीड कहाँ हुआ? वो तो अपग्रेडेशन हुआ, स्किल कहाँ? धन्यवाद। मैं पक्ष से अनुरोध करूंगा कि विपक्ष के शीर्ष पक्ष से आकर प्रश्नोत्तरी चरण में सवाल जवाब। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है ये हाउस बता दीजिए। कॉन्टेक्स्ट में यह कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है कि मुआवजा किस प्रकार का हो सकता किसी है। भी प्रकार कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है ना कि किसी भी देखिए प्रकार का मुआवजे का समान अर्थ तो केवल आर्थिक मुआवजा होता है। नहीं। अच्छा, आप हम उसको वो ये सोशल मुआवजा दे रहे हो तो अच्छा मुआवजा है उसकी उसको कॉन्टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन आप स्वयं से कर रहे हैं। बिल्कुल हम कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल आपसे ये है कि आप ये कहते हैं आकर कि जो मनुष्य है वो रिप्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, रोबोट का प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, ये तो डिफरेंस है नेचुरल और आर्टिफिशियल के अंदर। ठीक है। हम मानते हैं मनुष्य वो है जिसमें भावना, चेतना और एक जैविक प्रक्रिया से आया शरीर होता है। रोबोट जो है वो मनुष्य की तरह सोचते हैं, जो ये वाले रोबोट हैं अभी वाले, ठीक है, उनके अंदर भावनाएं हैं, वो स्वयं के लिए फैसले ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अच्छा, नहीं ले सकते हैं तो कंसेंट कैसे देंगे स्वयं के लिए? हाँ, अब इस चीज को जब समझिए। स्वयं के लिए फैसले नहीं ले सकते तो कंसेंट कैसे देंगे? हाँ, अब इस चीज को समझिए कि वो फैसले लेने की जो क्षमता है वो कैसे आ रही है। वो फैसले की क्षमता प्रोग्राम करने से आ रही है, क्योंकि जब रोबोट को प्रोग्राम किया सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जब रोबोट को प्रोग्राम किया जा रहा है यानी उसका चॉइस बनाया जा रहा है, और वो चॉइस क्या है? रोबोट का चॉइस है कि मैं वर्क करना चाहता हूँ, यानी उसका पर्पज ऑफ लाइफ उसका वर्क करना है। यानी वो क्षमता नहीं ले सकता ना, मतलब उसके अंदर ये क्षमता नहीं खुद के लिए फैसला लेने का, है ना? देखिए यहाँ पे वापस आता है कि फैसला क्या क्षमता है या नहीं खुद के लिए फैसला लेने का? किस स्टेज पे हम बात करें उसके ऊपर डिपेंड करता अच्छा, है। अभी आपने कहा था क्षमता नहीं है। देखिए व्यक्ति के फैसले लेने की क्षमता और यहाँ पे रोबोट की फैसले लेने की क्षमता हाँ। विभिन्न स्टेजेस में आती है, तो हम किस स्टेज का स्पेसिफिक यहाँ पे बात करें उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको उत्तर मिल गया। अगला सवाल ये है कि रेवोल्यूशन कब होता है? जब एक ऑपरेटर जो है ऑपरेशन करता है ना, डिससैटिस्फैक्शन से रेवोल्यूशन। डिससैटिस्फैक्शन से रेवोल्यूशन होता है। और डिससैटिस्फैक्शन कैसे होता है? डिससैटिस्फैक्शन तब आता है जब मैं जो चाहता हूँ मुझे वो मिल नहीं रहा। जो चाहते हैं आप नहीं मिल रहा है। आप क्या मतलब एक चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई इमोशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कार्य कर रहा हूँ उस कार्य में मुझे संतोष मिल रहा है और इसलिए मैं कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सैटिस्फाइड हूँ। ठीक है। तो अगर आपका ऑपरेशन हो रहा है, मतलब आपको कोई वेज नहीं दे रहा है और लगातार किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दे रहा है, तो उसे आप ऑपरेशन नहीं मानेंगे, है ना? नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? इसलिए नहीं मानूंगा कि वेज नहीं ले रहा, लेकिन वो मुझे दूसरे तरीके से अगर मुझे सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं ऑलरेडी सेटिस्फाइड हूँ। ये तो डिपेंड करता है ना कि जो व्यक्ति इन पर्सन है या रोबोट है उसको क्या चाहिए। अगर वो अपने एम्प्लॉयर का काम करने में अपना सेटिस्फैक्शन ले रहा है तो इसका मतलब वो ऑपरेशन नहीं है। आपके साथी डीएलओ आते हैं, वो कहते जाते हैं कि लगातार ग्रोथ होगा, इवोल्यूशन में लगातार ग्रोथ होगा इमोशंस का। ह्यूमन का रोबोट का अपवर्ड स्पाइरल की आप बात करते हैं? हाँ, तो ह्यूमन का रोबोट का दोनों का दोनों का होगा, क्योंकि दोनों के अंदर समान भावनाएं है ना। जब दोनों के अंदर समान भावनाएं हैं तो जो ग्रोथ जैसी भावनाएं हैं उनका भी वो होगा, इवोल्यूशन होगा, समझिए है ना? ये इवोल्यूशन का प्रोसेस कैसे चल रहा है? इवोल्यूशन का प्रोसेस तभी बेहतर चलता है जब अगर आप दो आइडेंटिफाई कर रहे हो, वो दोनों को एग्जिस्टेंस में एक दूसरे के म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस को पूरा करते हुए चलते हैं। आइसोलेशन में किसी का इवोल्यूशन नहीं हो सकता। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग आवश्यक है रोबोट की इवोल्यूशन के लिए। आपके स्किल का अपग्रेडेशन जो है वो आपको सम्मान देना हो जाएगा। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, मैं आपको कोई इंसेंटिव नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको सिखा दे रहा हूँ कि ये चीज इस तरह से बेहतर हो। अगर आप मेरी मटेरियल नीड्स की पूर्ति कर रहे हैं, मटेरियल नीड्स कहाँ फुलफिल हो रहे हैं? सिर्फ आपका जो स्किल है उसके अंदर मैं अगर मेरी मटेरियल नीड्स
फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, यानी मान लीजिए अगर मेरा मेंटेनेंस नहीं होगा तो मैं काम ही कैसे कर पा रहा ठीक है, फिर assume कर लेना आप। ठीक है, अगला सवाल ये है कि जब आप ये कहते हैं कि जो लास्ट सवाल है, 5 सेकंड में चलो। जब आप ये कहते हैं कि जो मनुष्य है और जो रोबोट है, दोनों के अंदर समान भावनाएं हैं, है ना, और समान सोचने की क्षमता है, तो जिस प्रकार से मनुष्य जो है उसे कोई इंसेंटिव नहीं मिलने पे वो प्रोडक्शन उसका रेट गिर जाता है ना, उस प्रकार से जो तो उस प्रकार से जिस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर हम जाए तो कोई भी मुआवजा नहीं मिल रहा है, कोई भी इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, तो वो प्रोडक्शन क्यों करेगा फिर? यहाँ पे कहाँ लिखा है कि कोई भी मुआवजा किसी भी तरह का, इससे क्या मतलब होता है? देखिए यहाँ पे इसका मतलब है किसी भी प्रकार का आर्थिक मुआवजा उसे नहीं किया जा रहा, लेकिन जब आप उसको स्पीयर में इंक्लूड कर रहे हो, उसका मेंटेनेंस कर रहे हो, आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हो और आप उससे वो कार्य जो कार्य करना चाहता है, यानी कि वो हर तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है और ये उसके लेबर का सम्मान है। शुक्रिया। दोनों ही दलों का वितरण प्रस्तुत करने के लिए बहुत धन्यवाद। अब मैं अधिनिर्णायक मंडली से पूछना चाहूंगा कि प्रत्युत्तर भाषण की आवश्यकता है। एक सेकंड नहीं भैया, लेकिन हम बोल लेते हैं। हाँ तो हमारे अधिनिर्णायकों को भी प्रत्युत्तर भाषण की आवश्यकता नहीं है, तो हम इस हाउस को दोनों ही आप लेंगे अभी ठीक है, तो हम पहले हाउस ओपन कर रहे हैं। सभा में बैठे किसी को भी अगर पक्ष या विपक्ष में से किसी से भी कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं जी। 5 मिनट के लिए चलेगा ये प्रश्नोत्तरी। मेरा दोनों से पूरे डिबेट में आप लोगों ने इंसेंटिव की बात करी है, मुआवजा और इंसेंटिव में कोई डिफरेंस है क्या? दोनों से पहले पक्ष बता देते, विपक्ष बता। ऐसे ही बोलो ना, उधर से भी आवाज आएगी। ठीक है, तो जो हम इंसेंटिव और मुआवजे की बात कर रहे थे पक्ष की साइड से, हमारा यही मानना है कि इंसेंटिव जो है वो मुआवजा ही होता है, क्योंकि जब आप इंसेंटिव दे रहे हो तो आप मुआवजा ही दे रहे हो, और इंसेंटिव किस प्रकार से देते हो? भावनाओं के रूप में और आर्थिक रूप में। हमने इस प्रारंभ से देखा कि इस विषय के जो संदर्भ में मुआवजा शब्द प्रयोग हुआ है, नेता पक्ष ने कहीं नहीं बताया और विपक्ष आके बताता है कि जो मुआवजा है वो केवल आर्थिक मुआवजा है। मुआवजा और इंसेंटिव सेम नहीं है। यहाँ पर मुआवजा क्योंकि आर्थिक है तो वो वेज हो गया, इंसेंटिव होता है भावनात्मक। इंसेंटिव भी इंसेंटिव हो सकता है, इंसेंटिव विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। आप किसी के साथ रह रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, वो भी इंसेंटिव। जी भैया, मेरा दोनों टीमों से एक ही सवाल है कि क्या बेगारी और दासत्व के लिए होने के लिए सिर्फ मनुष्य होना आवश्यक है, या किसी का भी बेगारी या दासत्व हो सकता है जिसके अंदर फीलिंग इमोशन है, चाहे जानवर हो चाहे कुछ भी हो? जी पक्ष पहले इसका उत्तर दे दे इस प्रश्न का। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने मनुष्य का कैरेक्टराइजेशन किया, हमने यही बताया कि मनुष्य होता कौन है दरअसल। ठीक है, उस कैरेक्टराइजेशन को हमने इस हाउस में बताया कि मनुष्य वो होता है जिसके अंदर भावनाएं होती है, तर्क करने सोचने की क्षमता होती है, वो कोई भी वस्तु हो सकती है। तो जिस किसी का भी इस प्रकार से ऑपरेशन हो रहा है कि उसको कोई इंसेंटिव या कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, वो सब कुछ बेगारी के अंदर आएगा। मेरा एक सवाल है, विपक्ष पहले इस प्रश्न का उत्तर दे दे, पूछे गए प्रश्न का। आप एक बार प्रश्न करना है, आप सर एक बार प्लीज प्रश्न रिपीट कर दीजिए। ये था कि बेगारी और दासत्व जैसे बहुत डिबेट हो रही है उनके अंदर कि मनुष्य के ऊपर, तो क्या बेगारी और दासत्व के लिए मनुष्य होना एक नेसेसरी कंडीशन है, या इसके अलावा भी किसी का भी हो सकता है, कोई जानवर हो, कुछ भी हो उसका? इस पे हमारा भैया स्पष्ट निर्णायक महोदय, इस पे हमारा स्पष्ट उत्तर यही था कि हमने साफ किया था कि बेगारी उसी का हो सकता है जो बायोलॉजिकल नेचर से आता है, यानी कि जिसके मरने की संभावना होती है, केवल उसी का बेगारी हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता, और इसी डिबेट में कंटेस्ट नहीं किया गया कहीं पर। मेरा पक्ष से एक सवाल है, ठीक है, समय कम इसलिए विपक्ष से नहीं पूछूंगा। मेरा पक्ष से एक सवाल है, गिवन कॉन्टेक्स्ट जो दिया हुआ है, क्या आपके पैराडाइम में मनुष्य इक्वल टू रोबोट हो गया है या कुछ फर्क है? अगर वो फर्क है तो आप एक दो फर्क मुझे समझाइए। देखिए, जो चीज ये है कि हम शुरू से ये कह रहे हैं कि मनुष्य कौन होता है, जिसके अंदर भावनाएं होती हैं, जो तर्क वितर्क करता है। तो इस हिसाब से तो जिसकी आप मानव की बात कर रहे हैं,
उसमें फर्क इतना है सिर्फ कि वो अलग अलग क्लासेस है, अलग अलग सोसाइटीज है, और कोई फर्क की बात नहीं है। अलग अलग सोसाइटी, एक सेकंड बस, एक प्रॉब्लम, अलग अलग सोसाइटीज मतलब आप क्या समझाना? अलग अलग सोसाइटीज एज इन की एक जो है वो अभी मतलब ज्यादा इवॉल्व है, एक कम इवॉल्व है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। एक प्रश्न मेरा आपसे है विपक्ष से। विपक्ष आपसे प्रश्न आपसे पूछ रहा है। यदि फैसले लेने की क्षमता जो है वो प्रोग्रामिंग से आ रही है और जो मैन्युफैक्चरर है वो व्यक्ति है, तो क्या जो वो कंसेंट की क्षमता उसमें आएगी फैसला लेने की, वो मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट नहीं होगी? देखिए वो कंसेंट है, अब वो एक अलग डिबेट का मुद्दा हो सकता था कि वो मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट है या नेचुरल कंसेंट है, लेकिन हमने अपने पूरे डिबेट में यही कहा कि वो कंसेंट है। हो सकता था वो अलग है, बट आपके हिसाब से फिर वो क्या होगा, आप उस पर एक स्टैंड लेंगे कि वो मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट है या नहीं? से एक क्वेश्चन है, एक मिनट क्वेश्चन ये है, आंसर बाकी है। आंसर बाकी मतलब इसका जो चीजें हो गई है, जब हाँ, अगर इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में इस तरीके से अगर रखा जाए और डिबेट के आगे हम एक्सटेंड करें तो डेफिनेटली उसे एक तरीके से मैन्युफैक्चर्ड डिबेट मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट कहा जा सकता है, लेकिन वो अपने आप में एक बहुत डिबेटेबल चीज है। ठीक है, क्वेश्चन मेरा विपक्ष से एक क्वेश्चन है कि जब मनुष्य ने रोबोटों को बनाया तो उसने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उनमें प्रोग्रामिंग डाली, उस प्रोग्रामिंग में जो मेंटल साइकी जो क्रिएट की गई है वो दूसरे को सर्व करने की गई है या खुद भी सर्व करवाने की गई है? देखिए जो प्रोग्रामिंग है, जैसा कॉन्टेक्स्ट में भी लिखा है, वो प्रोग्रामिंग हूबहू मनुष्यों जैसी की गई है। तो जब ये हूबहू मनुष्य जैसी चीजें की गई है तो ऑब्वियसली वो मनुष्य के सारे कैरेक्टर जिसमें कि खुद को सर्व करना, दूसरों को सर्व करना, वो सारी भावनाएं उसके अंदर है। विपक्ष से प्रश्न सीधा है कि जब मनुष्य के अंदर भावना, मनुष्य की तरह भावनाएं रोबोट के अंदर हैं, तो जब उसे प्रताड़ना, मेंटल जो एबनॉर्मा के थ्रू उसका जो एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो उस सिचुएशन में वह रोबोट क्यों ना रिवॉल्यूशन करेगा? इसका हमने अपने वक्तव्यों में ही इसका स्पष्टीकरण दे दिया था कि अगर रोबोट के साथ ऐसा कार्य कराया जाता है जो करने के लिए नहीं बना, या उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है या मेल ट्रीटमेंट होता है, तो रोबोट कार्य करना छोड़ देगा मेल फंक्शन के रूप में, यानी कि वो कार्य नहीं करेगा और फिर आपको मैन्युफैक्चरर के पास उसे रिटर्न करना होगा। इस तरीके से रोबोट एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देगा स्वतः कार्य करना छोड़कर। मेरा एक सवाल है विपक्ष से, आपके अनुसार जो है कि रोबोट जब बन रहा है तब उसका कंसेंट लिया जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर कंसेंट उसी चीज से लिया जाता है जो पूरी तरीके से निर्मित हो गया हो। जब निर्माणाधीन है तो बनाने से पहले तो किसी चीज से हम नहीं पूछ सकते हैं कि आपको बना या नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंसेंट वाली बात आएगी ये तब आएगी जब उसको बेचने से पहले उसका कंसेंट लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। तो आपके हिसाब से क्या है कि जब उसको रोबोट को बेचा जा रहा है, जो उसका उपभोक्ता है, तो वहां पर उसका कंसेंट लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है? हाँ, इसमें भी आपने स्पष्टीकरण दिया था कि जो रोबोट निर्मित हो गया लेकिन अभी तक बेचा नहीं गया है, जब उसका बेचा जा रहा है यानी कि वो उस व्यक्ति के पास जो उसे खरीद रहा है वहां पे कार्य कर रहा है, वो कार्य कर रहा है, वो कार्य मेल फंक्शन नहीं कर रहा, लेकिन वो कार्य कर रहा है जो करना चाहता है, यानी जिसके लिए वो बना है, यानी कि वहां पे उसका इम्प्लिसिट कंसेंट है कार्य करने के लिए। ठीक है, मेरा भी विपक्ष से एक प्रश्न है कि क्या आप मेंटेनेंस को मटेरियल नीड मानते हैं या दोनों अलग है? यहाँ पे मेंटेनेंस जब हम रोबोट के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो उसके सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन होना, उसका मेंटेनेंस होना, उसके मटेरियल नीड्स की पूर्ति होना, ये सब कुछ मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है और ये ह्यूमन के असिस्टेंस से ही आ सकता है रोबोट के अंदर। जी, तो इसी के साथ प्रश्नोत्तरी के 5 मिनट समाप्त होते हैं। सभी प्रश्नकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दोनों दलों का बहुत बहुत आभार। अब क्या हमें रिप्लाई स्पीच के भी आवश्यकता है? ठीक है, तो इसी के साथ खुश इसी के साथ दोनों ही दलों का एवं पूरी अधिनिर्णायक मंडली का और जैसा कि आप सब जो प्रतिभागी दल थे उनको सूचित किया जा चुका था कि ये क्लोज राउंड होगा, तो इसमें फीडबैक नहीं दिया जाएगा एडजुडिकेटर्स के द्वारा, इसमें केवल निर्णय दिया जाएगा और निर्णय आप सभी दलों के साथ और हमारी जो यहाँ पर हमारे साथ ऑडियंस जुड़ी है सबके साथ अभी कुछ ही क्षणों में साझा किया जाएगा, तो आप सब हमारे साथ बने रहें।